हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द राइट ब्रेन। और डिप्टी आर्किटेक्ट का जो एग्ज़ाम अभी कंप्लीट हुआ है, उसकी ऑफ़िशियल आंसर की अभी नहीं आई है। उससे पहले मैंने एक आंसर की प्रिपेयर की है, तो उससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने मार्क्स और उसी हिसाब से अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका रिज़ल्ट एट पार आ रहा है एज़ पर द कट ऑफ जो मैंने एक्सपेक्ट की है, उससे आ रहा है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं आगे की। टेस्ट सीरीज़ ए है, उससे मैं पूरा ये सॉल्व कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी टेस्ट सीरीज़ है, बी, सी, डी जो भी थी, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैच कर सकते हैं और अपने आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क्स होंगे और वहीं पर अगर गलत होता है, तो आप 1/3 2.5 का 1/3 0.83 आई थिंक होता है, उतना आप डिडक्ट करके आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये टेस्ट सीरीज ए है, टेक्स्ट बुकलेट ए आर्किटेक्चर, और ये एग्जाम 11 अगस्त को हुआ था 2024 को। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन है द टाइम इन सेकंड्स टेकन फॉर अ साउंड टू डिक्रीज इन वैल्यू बाय 60 dB इज नोन एज। इसका डिफिकल्टी लेवल भी मैं डिस्कस करूंगा हर क्वेश्चन का। तो देखिए, ये एक जो देखते हैं, ये डेफिनेशन क्लियरली सिंपल लिखा है, रिवर्बरेशन टाइम इसकी डेफिनेशन है ये। तो वहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डी इसका आंसर है। और इसका डिफिकल्टी लेवल जो मैंने अपनी तरफ से रखा है, इजी इजी है, क्योंकि उसी हिसाब से हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कितने मार्क्स आ सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया है। तो इसका आंसर होगा डी, रिवर्बरेशन टाइम, और ये इजी इसकी डिफिकल्टी लेवल है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ ब्रेक वर्क एट 125 हर्ट्ज इज। इसके तीन चार आंसर हैं, जो इसमें ए बी सी डी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन जो कुछ आंसर शीट ने बोला ही 0.03 होता है। मैंने भी बहुत सारी जगह से ट्राई मतलब सर्च किया, उसके बाद जो मुझे मिला है आंसर, वो है इसका राइट आंसर ए, 0.05। 0.05 इसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है ऑफ ब्रिक वर्क, प्लेन ब्रिक वर्क का ये होता है। लेकिन इसको मैंने कैटेगरी में रखा है, हार्ड कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये सबको नहीं पता होता है। अगर आपने स्पेशली इसको पढ़ा हुआ है, तभी आप कर सकते हैं। तो इसमें गलत होने की जितनी प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन की, उसी हिसाब से मैंने इसकी डिफिकल्टी लेवल हार्ड, मीडियम और इजी को बनाया है। तो इसका डिफिकल्टी लेवल हार्ड है। इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत क्लोज हैं, और अगर आपको आता है तभी कर पाएंगे, अदरवाइज इसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ acoustic डिजाइन। व्हाट इज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ acoustic डिजाइन। इसका जो मैंने डिफिकल्टी लेवल देखा है, वो है मीडियम, क्योंकि इसके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं लोगों ने अटेम्प्ट किए हो। और इसका जो आंसर है, आंसर इसमें लिखा है मैंने 500 हर्ट्ज, डी इसका आंसर है। तो लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखने वाली बात है कि ये क्वेश्चन मुझे डाउटेड लग रहा है, कि हो सकता है कि इसमें आंसर कहीं गलत हो, लेकिन 500 हर्ट्ज मैंने एक दो जगह पढ़ा है, वहां से आंसर मिला है। तो इसका थर्ड का आंसर ये है। फोर्थ का जो आंसर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ टाइम टेकन फॉर अ साउंड एनर्जी टू फॉल टू 1 मिलियन ऑफ द ओरिजिनल लेवल आफ्टर स्विचिंग ऑफ द साउंड सोर्स। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, आप इसको ढंग से पढ़ेंगे। अगर आपने इनिशियली भी acoustic डिजाइन के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो वहां से क्लियरली पता चलेगा। इसका आंसर होता है रिवर्बरेशन टाइम का ए। रिवर्बरेशन टाइम इसका आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का ए। और डिफिकल्टी लेवल इसका इजी है, क्योंकि बहुत सिंपल जस्ट डेफिनेशन थी ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द अमाउंट और फ्लो ऑफ वेव एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट एरिया टेकन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ वेव एनर्जी। अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ वेव एनर्जी, इसको अगर देखेंगे, अगर हम इससे एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे, तो वहां से हमें मिल जाएगा। अमाउंट की बात करें तो इसका आंसर है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डी इसका आंसर है। रिवर्बरेशन आपको पता है, अगर ये दो क्वेश्चन आपने सही किए होंगे, तो रिवर्बरेशन इसका नहीं है। ई को भी नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, लाउडनेस नहीं हो सकता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन भी, अगर आपने इतना
किया हुआ है, तो इसको मैंने डिफिकल्टी लेवल इजी ही रखा है, क्योंकि जैसे ही आप इनको पढ़ेंगे, आपको ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो आप मैच कर सकते हैं। देखिएगा, तो इसका जो आंसर मैंने लगाया है बी, और डिफिकल्टी लेवल भी इजी ही रखा हुआ है इसका। आप पैरेलली अपनी आंसर शीट भी खोल सकते हैं, क्वेश्चन पेपर खोल सकते हैं, उससे आप टिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक-एक क्वेश्चन में क्या-क्या गलत किया है, क्या सही किया है। क्योंकि इसको इस तरह वीडियो बनाने का मेरा रीज़न भी यही था कि आप पैरेलली, क्योंकि आपको भी उतने टाइम लगेगा जितना मैं कर रहा हूँ। तो इसका है मीन्स वन द रोए Farnsworth हाउस, प्लानो, इलिनॉइस। ये यूनिक एग्जांपल ऑफ मिनिमलिस्ट आर्किटेक्चर है, मिनिमलिस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर का एग्जांपल है। आपने देखा होगा, ये बहुत छोटा सा एक घर था, वो इन्होंने बनाया था। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, नेम द आर्किटेक्ट हु प्रोपेगेटेड द अर्बन मॉडल ऑफ ट्यूब हाउस इन इंडिया। 8th 8th का इसमें आंसर है चार्ल्स कोरिया ट्यूब हाउस, फेमस है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी बेसिक स्टडी की होगी अबाउट द आर्किटेक्ट, तो वहां से ये मिल जाएगा। तो इजी है इसकी डिफिकल्टी लेवल। इसके बाद इन contemporary architecture, who among the following architects is known as for kinetic architecture style? काइनेटिक आर्किटेक्चर स्टाइल, अगर आप थोड़ा भी अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा बहुत न्यूज को फॉलो किया होगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा सैंटियागो कैलाट्रावा। बाकी के कुछ आर्किटेक्ट से पुराने आर्किटेक्ट्स हैं, उस टाइम पे कनेक्ट आर्किटेक्चर नहीं था। सैंटियागो कैलाट्रावा अभी भी प्रोफेशन में है और इन्होंने ये बनाया है। इसके बाद 10th क्वेश्चन है आर्ट नोवे। आर्ट नोवे वाज द प्रोडोमिनेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ। आप इसको देखेंगे तो आपने देखे होंगे, जब भी आप पढ़ेंगे तो उसके बाद ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंटोनी गाउडी, एंटोनी गाउडी ने आर्ट नोवे, जिसमें कि हमने फ्री फ्लोइंग उनका बिल्डिंग्स होते थे। इसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन है। 11th नंबर क्वेश्चन को भी मैंने इजी रखा है और इसका आंसर है बी। ओके, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही इजी करने का टेक्निक ये था कि मीट वैन der Rohe का लेस इज मोर, रॉबर्ट वेंचुरी का लेस इज मोर। अगर इन दोनों को ही अगर आप क्रॉस कर देंगे तो ये आंसर आपको क्लियरली मिल जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है। उसके बाद 12th क्वेश्चन का आंसर है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर बहुत कुछ भी नहीं पता है आपको, तो इसका आंसर फिर भी आप निकाल सकते हैं। ये इसका आंसर है। इसमें एक भी बिल्डिंग अगर आपको पता है, इंडियन पार्लियामेंट लाइब्रेरी भी पता है आपको कि राजलेवल की बिल्डिंग थी, तो वहीं से इसका आंसर मिल जाएगा P2। ये सिंपल आंसर है, इजी क्वेश्चन था ये, तो इजी कैटेगरी में रखा हुआ है। इसके बाद इन द कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप ग्राफ विच क्राइटेरियन इज पैरेलल टू द आउटपुट कॉस्ट। इसका आंसर ये हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में है और इसका आंसर है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, ये मैंने बहुत सारे पेपर सर्च किए, उसके बाद ये एनालाइज किया, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहती है, जितना आउटपुट कॉस्ट होता है वो वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल होता है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया 13 का आंसर। 14 का आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड यहाँ पूछा है फॉर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। आइटम वाइज एस्टिमेट, क्यूबिक कंटेंट, बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स यूज होता है, डेंसिटी इंडेक्स नहीं यूज होता है। इसके बाद 15th क्वेश्चन है इन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग स्पॉट आइटम्स आर। स्पॉट आइटम्स बहुत जनरल क्वेश्चन नहीं है, जनरली हम लोग इसको मिस कर देते हैं, तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल मीडियम मैंने रखा है, क्योंकि हर एक ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया होगा सही तरह से। स्पॉट आइटम्स होते हैं द आइटम्स इंक्लूडेड आफ्टर नेसेसरी इंस्पेक्शन एंड मेजर ऑन द साइट। बी, बी इसका आंसर है 15th का। उसके बाद 16th कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अडॉप्टिंग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड इन प्रिपेयरिंग बिल्डिंग एस्टिमेट्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 16 इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी इन्होंने कर दिया है। इसमें ये किया है कि लॉन्ग वॉल के लिए अगर एक कोई भी रूम है, अगर उसको देखेंगे तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में, लॉन्ग वॉल के कैलकुलेशन में उन्होंने सेंटर टू सेंटर लिया, उसके बाद हाफ विड्थ ऑन वन साइड और अदर साइड दोनों को जोड़ा। लेकिन शॉर्ट वॉल में भी वही होता है, अगर क्योंकि लॉन्ग में वो डुप्लीकेसी नहीं होनी है उस वॉल की, तो फॉर शॉर्ट वॉल्स शॉर्ट वॉल लेंथ इनटू इन कितना होता है सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस, जैसे वहां प्लस हुआ यहाँ पे माइनस होगा, माइनस वन विड्थ सही है। इसमें दो यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने जो ट्रिक किया है, यहाँ पे हाफ विड्थ और हाफ विड्थ दोनों को किया था, यहाँ एक बार में माइनस वन विड्थ कर दिया है।
तो इसमें देखेंगे इसका आंसर जो होगा 16th का 1 सही है, 2 भी सही है, तो सी इसका आंसर हो गया, बोथ 1 एंड 2। 17th अगर क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। एक 6x9 की वॉल है, उसको 30 सेंटीमीटर वाइड है, इसमें ब्रिक वर्क प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड इन वॉल इज ओके। इफ द कॉस्ट ऑफ ब्रिक वर्क इज ये, तो ब्रिक वर्क आप देख लेंगे क्यूबिक में निकल जाएगा यहाँ पे, और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसका रेट निकल जाएगा। और प्लास्टर दो साइड पे इन्होंने लिखा हुआ है, तो दो साइड पे प्लास्टर में इसका एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर जो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, इसका मैंने फिर भी डिफिकल्टी लेवल मीडियम रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कैलकुलेशन में गलती कर जाते हैं, वहाँ गलत करने के चांसेस होंगे। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर है 17 का डी, मीडियम। इसके बाद 18 का है फॉर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ टिम्बर रूफिंग द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज। इसमें बहुत से लोगों ने क्यूबिक मीटर किया होगा, क्योंकि हमने बहुत जगह पढ़ा है कि टिम्बर का कैलकुलेशन क्यूबिक मीटर में होता है, लेकिन स्पेशली उन्होंने रूफिंग के लिए पूछा है, जहाँ पे डेप्थ या जो मटेरियल होता है उसका एक डायमेंशन ऑलरेडी फिक्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, स्क्वायर मीटर 18 का। ये इजी कैटेगरी में रखा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने दिमाग लगाया होगा इसमें, तो स्क्वायर मीटर हुआ, इसका क्यूबिक मीटर जिन्होंने किया वो गलत आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग सिटीज एंड प्लानर्स। सिटीज एंड प्लानर्स में अगर आपको एक दो भी इसमें से आते हैं, तो इसको आप इजीली कर सकते थे। तो 19 का आंसर है सी। अब आप देखिए किस तरह से इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। इसमें अगर आपको क्यू का आंसर पता है, रेड वन सिटी, हमने बहुत रंग वाला की बुक या और बुक्स में भी हमने पढ़ा हुआ है, रेड वन सिटी जो है क्लियरेंस स्टाइन की थी, यहाँ से आपको एक मिल जाएगा। अदरवाइज भुवनेश्वर के बारे में आपने सुना होगा, तो भुवनेश्वर जो है इन्होंने डिजाइन किया था, तो यहाँ से आपको क्लू मिल जाता है, और बस एक ही सिटी आपको पता है तो आंसर मिल गया यहाँ पे, क्योंकि बहुत जिस तरह से इसका प्लेसमेंट है वहां से आंसर क्लियर है। 19 का सी, 19 का सी। इसके बाद 20th क्वेश्चन की जो कैटेगरी है वो मैंने मीडियम रखी है, क्योंकि जिन्होंने ट्रांसपोर्ट प्लानिंग पढ़ी होगी उनके लिए क्वेश्चन आसान है, लेकिन जनरली हम लोग एज एन आर्किटेक्ट ट्रांसपोर्ट प्लानिंग उतने लेवल पे नहीं पढ़ते हैं, तो वहां से मैंने देखा है कि इसका लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मीडियम लेवल है। ग्रेविटी मॉडल इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग स्टडीज फॉर, 20 का आंसर है ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, इसका बी आंसर है, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस है। उसके बाद 21 का देखेंगे, इसमें भी सिटी प्लानिंग एंड थ्योरीज कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हमने ऑलरेडी सुनी हुई है, और ये सब बीआर लेवल का ही है, इसमें बहुत ज्यादा स्पेशल प्लानर्स के लिए नहीं है कि प्लानिंग अगर किसी ने मास्टर्स किया है वही कर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 21 का आंसर है बी। इसको देखेंगे, इसमें एक दो चीजें भी अगर आपको पता है, एक दो चीजें भी आपको पता है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। जैसे कि थर्ड नंबर किसका है, थर्ड नंबर आप देखेंगे ब्रॉग एकड़ सिटी, तो इसमें सीधा ऐसे ही लगा हुआ है। पैट्रिक गेडिस का आपको पता है, एवेंजर होवर्ड का गार्डन सिटी, थ्री मैग्नेट्स, ये सब आपको पता है। तो Q1 देखेंगे इन दो में है ऑलरेडी, P4 इसमें है, बस इनमें जो डिफरेंस है आर और एस में है, जिसको आर और एस का पता था, ब्रॉड एकड़ सिटी, FLW, बहुत सिंपल जो बुक मैंने बताई थी उनमें ये लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following meets the need of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs। बहुत सिंपल, सबसे पहली लाइन आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये डेफिनेशन है, कहीं भी देखेंगे आप यही है, और ये बहुत इजी है। अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कुछ भी पढ़ा है तो सबसे पहले ये डेफिनेशन आपको पता होगी ही। तो 22 का बी इसका आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। हॉस्टल बिल्डिंग इज प्रपोज्ड इन एन अर्बन एरिया, हॉस्टल बिल्डिंग इज प्रपोज्ड इन एन अर्बन एरिया, द अवेलेबल प्लॉट साइज ये लिखा हुआ है, प्लॉट साइज, और ये इनका एफएआर लिखा हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। 50% ग्राउंड कवरेज है, ये है 2.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से ओनली, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको सेकंड्स लगने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपका टाइम बचता है। ये दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन में 2 मिनट नहीं लगेंगे, आपको कुछ सेकंड्स लगने चाहिए इसमें। तो यहाँ पे 23 का आंसर हो गया बी, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद 24, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हार्ड कैटेगरी में रखा है, क्योंकि जिसने भी ये सब नहीं पढ़ा है उसमें ये बहुत मुश्किल हो जाता है उन सब के लिए। तो 24 का जो आंसर है वो है डी,
आप देख लीजिएगा, सिंपल मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इन सबको हमने ना पढ़ा है, ना पढ़ने की आगे ज़रूरत भी है। अगर आपने एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया तो कभी भी, तो 24th का डी इसका आंसर है। आप मैच कर लीजिए, हार्ड कैटेगरी है इसकी क्योंकि ये सब चीज़ें सबने नहीं पढ़ी हुई हैं और सब लोग करके भी नहीं आएँगे। For the purpose of preparing the registrar of architect for the first time who acts as the secretary of the tribunal, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रजिस्ट्रार एक्ट्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे भी रजिस्ट्रार के साइन होते हैं, वहां से आपको प्रूफ मिल सकता था। बाकी आपने जो एक्ट पढ़ा होगा तो वहां से एक्ट में क्लियर लिखा होगा द रजिस्ट्रार। 25th का आंसर है सी, द रजिस्ट्रार। For the purpose of examination by the World Heritage Committee, what is the periodic reporting cycle time period for state parties? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मीडियम मैंने रखा है या हार्ड कैटेगरी में मैंने अपने में डाला है क्योंकि ये सबने नहीं पढ़ा होता है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जिन्होंने स्पेसिफिकली इसको नहीं पढ़ा हुआ है, तो लेकिन इसका आंसर है एवरी 6 इयर्स, डी। जिन्होंने भी डी को करेक्ट किया है, मतलब सेलेक्ट किया है, तो अपना मार्क दे सकते हैं 2.5 क्लियरली। इसके बाद सेम उसी से ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, कल्चरल हेरिटेज इज अंडरस्टूड टू इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग्स, साइट्स ऑफ कल्चरल वैल्यूज। इसका आंसर 27th का आंसर है ए। ये भी मैंने हार्ड की कैटेगरी में रखा है कि जिसने अगर डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा है तो उसके लिए हार्ड होगा। इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में अगर आप पहले से ही जानेंगे तो पहला क्वेश्चन कॉर्पोरेट बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये गलत हो जाता है, इसमें करेक्ट पूछा है द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। इसको भी कुछ लोग नीदर 1 एंड 2 करके आए, इसमें क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर को रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं करता है, लेकिन आप उसका ढंग से पढ़ेंगे तो 1972 से पहले जिन्होंने डिप्लोमा भी किया हुआ था उनको भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रजिस्टर करता है। तो यहाँ पे 2 सही है, तो इसका आंसर बी होगा, 2 ओनली। 28 का बी। इजी क्वेश्चन है, अगर ट्रिकी है थोड़ा सा, लेकिन ये इजी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो आपने अगर 28 लगाया है, 28 का बी ऑप्शन किया है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एन आर्किटेक्ट सेटअप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन व्हिच ही कैन टेक 2 or 3 more director for who must be registered with council of architecture as far as income। इन सब के लिए इसको किस तरह से लीगल एंटिटी के बारे में बोला है। तो प्रोफेशनल फॉर्म तो है ही ये, उसके बाद साथ में बिजनेस फॉर्म भी बन जाती है। तो दोनों का आंसर होगा 29 का सी, मीडियम कैटेगरी का है। थोड़ा सा मतलब अगर हम करेंगे तो सही हो जाएगा, अदरवाइज में बहुत से लोग प्रोफेशनल फॉर्म भी सिलेक्ट करके आए होंगे, लेकिन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी भी। कंसीडर द फॉलोइंग, द फुल स्टॉप साइज फोल्डिंग मेथड और पोर्टफोलियो मेथड। पोर्टफोलियो मेथड जो होता है वो एक बुकलेट की तरह होता है, तो ये हम जो मैंने इसमें टिक किया है बोथ 1 and 2 को किया है, क्योंकि पोर्टफोलियो मेथड तो हमें पता है कि फोल्डिंग इज डन विद द मार्जिन ऑन द साइड फॉर पंचिंग और फॉर फाइलिंग, हम पोर्टफोलियो की तरह बनाते हैं। लेकिन फुल स्टॉप साइज जैसे हम ड्राइंग बड़े A1 साइज की ड्राइंग्स होते हैं, उनको हम छोटे साइज में फोल्ड करते हैं। एक्चुअली फुल स्टॉप जो होता है वो एक लीगल पेपर जो होता है, लेटर साइज पेपर जो होता है वो होता है। तो उस फॉर्म में हमें ड्राइंग को या किसी पेपर को फोल्ड करने को फुल स्टॉप साइज फोल्डिंग बोलते हैं। तो वहां पे जरूरी नहीं है कि ये मार्जिन हो या ना हो। तो ये आंसर है इसमें बोथ 1 and 30 का सी, बोथ 1 and 2 आप कर सकते हैं। हार्ड है थोड़ा, मैंने कैटेगरी इसलिए लिखी क्योंकि कंफ्यूजिंग है कि फुल स्टॉप साइज मींस A4, यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल लिखा हुआ है, दोनों तरफ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर साइज, लेकिन हमेशा फुल स्टॉप साइज पेपर होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा मैंने कंफ्यूजिंग कैटेगरी में डाला है या, और हार्ड भी है क्योंकि उसका अगर फुल स्टॉप का मीनिंग नहीं पता है आपको तो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद what are the what are the relational properties of forms that govern the pattern and composition of elements। जिन्होंने ये क्वेश्चन, जिनको पता है उनके लिए बहुत इजी है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ये क्वेश्चन हार्ड है। इसका आंसर है पोजीशन, ओरिएंटेशन एंड विजुअल इनर्शिया। इसमें सिंपल ये है कि हम एलिवेशन वगैरह बनाते हैं या एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनमें किस तरह से करते हैं। तो विजुअल इनर्शिया भी एक फैक्टर होता है जो कि हमें नहीं पता, रिलेशनल प्रॉपर्टीज, डायमेंशनल प्रॉपर्टीज के अलावा ये भी होते हैं। तो बी इसका आंसर है 32। 32 का आंसर है 32, 31 का सॉरी 31, 31 का आंसर हो गया 32। 32 का आंसर है सी। इसको हार्ड कैटेगरी में डाला, जिनको नहीं पता ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी सॉलिड्स आर जनरेटेड बाय। ट्रांसफॉर्मेशन ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, लेकिन थियोरेटिकली हमने ज्यादा नहीं पढ़ा होता है।
तो इसका 32 का आंसर रखा है मैंने सी और हार्ड की कैटेगरी में डाला है क्योंकि डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिव एंड एडिटिव थोड़ा-सा ट्रिकी है, लेकिन इजीली क्वेश्चन हो सकता है और सेलेक्ट भी किया होगा आप लोगों ने। 33 का आंसर है मीडियम, मीडियम कैटेगरी में रखा है मैंने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रेस्पेक्ट टू द ऑब्लिक ऑब्लिक अप्रोच। ये सारे जो है ये क्वेश्चन फॉर्म स्पेस एंड ऑर्डर बुक है उसमें ये लिखा हुआ है, वहां से ये क्वेश्चन लिया हुआ है, वहां पे बहुत सिंपली ये सब लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, ये तीन कैटेगरी होती हैं, तीन है टाइप, तीन टाइप के तीनों का यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका आंसर जो है 33 का ए है। ए वन ओनली, ये अलग होता है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों के लिए उन्होंने तीनों अलग अलग डेफिनेशन को यहाँ पे लिख दिया है। ऑब्लिक की जो है ऑब्लिक अप्रोच की फर्स्ट डेफिनेशन है। तो 33 का ए है, मीडियम कैटेगरी है, जिसने एफएसओ पढ़ा हो ये बुक वहां से आंसर दे देंगे, अदरवाइज नहीं किया होगा। इसके बाद इन आर्किटेक्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द साइज रिलेशनशिप ऑफ द एलिमेंट इटसेल्फ टू अ नोन और एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। इसका आंसर है 34 का सी। इजी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें स्केल भी किया होगा, जो कि कहीं गलती हो जाती है। स्केल होता है किसी और, जैसे कि बिल्डिंग की रिस्पेक्ट, अगर मेरे बिल्डिंग की रिस्पेक्ट में मेरा स्केल हुआ, लेकिन विद इन द बिल्डिंग जो भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रोपोर्शन बोलते हैं। वही यहाँ बात की है, थोड़ा-सा ट्रिकी है, लेकिन ईज़ी क्वेश्चन है 34। 34 के बाद 35th नंबर, 35th का जो आंसर है, द डुप्लीकेशन और रिपीटिशन ऑफ लाइक एलिमेंट्स टू लीड द विजुअल मोशन। इसका जो आंसर है 35 का मैंने इस मीडियम कैटेगरी में रखा है क्योंकि कंफ्यूजिंग है थोड़ा, पैटर्न इसका आंसर है बी। इसके बाद 36 में है, अगर आप देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अचीव्ड थ्रू अ बैलेंस ऑफ एलिमेंट अराउंड द सेंट्रल फोकल पॉइंट। अराउंड सेंट्रल फोकल पॉइंट इसका आंसर होता है रेडियल बैलेंस बोलते हैं उसको। आपको अगर आपने बुक्स पढ़ी होंगी, बेसिक बुक्स, वहां से ये सब चीजें हैं, फॉर्म स्पेस एंड ऑर्डर। 36 का सी आंसर है, मीडियम कैटेगरी में रखा हुआ है मैंने, क्योंकि सबको नहीं पता है, जिसको पता है उसके लिए इजी है, लेकिन जितने कितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा सही से, उसके हिसाब से इसकी कैटेगरी मीडियम है। इसके बाद द बल्बस रिबन रिब्ड स्टोन फिनियल ऑफ अ शिखर इन इंडियन आर्किटेक्चर इज नोन एज क्लियरली अमालका। ये सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सबको करना चाहिए। ओके 38 द सीलिंग सॉफिट और वॉल डेकोरेटेड विद द पैटर्न ऑफ रेसिस पैनल इज रेफर्ड टू एज लैकुनर। ये इसका आंसर है, आप देख लीजिएगा, ये नॉर्मल सीलिंग में भी होता है और वॉल वॉल्स में भी होता है। लैकुनर इसका आंसर है। 39 का आंसर है, इसमें अगर देखेंगे 39 का आंसर ये है, जिसमें कि ये बात भी सही है कि आइजैक न्यूटन ने फर्स्ट कलर व्हील बनाया था, इसके एनालॉगस एडजेसेंट कलर होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं ऑपोजिट कलर होते हैं, तीनों सही है, तो इसका आंसर ए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन है, इसको मैंने मीडियम कैटेगरी में, हार्ड कैटेगरी में रखा है इसको। 40th का इसका आंसर है, एक मिनट, आर करेक्ट। विच वन ऑफ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्फीयर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, ये सही है, ये गलत है, अ पिरामिड कैन आल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो इसका ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है, तो इसका आंसर ए है। फ्रेंड्स 40 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है, और बाकी के 80 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा। तो इस पूरे आंसर शीट से अपने मार्क्स कैलकुलेट आप कर सकते हैं और रिलाई कर सकते हैं इस आंसर शीट पे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया है कि जितना मैं जो ऑफिशियल आंसर शीट होगी उसके क्लोज जा सकूं, और 99% मैं अश्योर कर रहा हूं कि आप इस पे रिलाई कर सकते हैं अगर अपने मार्क्स कैलकुलेशन के लिए, और उसी हिसाब से अगर आप कट ऑफ जो मैंने पुरानी वीडियो में डिस्कस की है उतना अगर आपका आ रहे हैं मार्क्स, तो आप अपनी प्रिपरेशन आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।